नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिर चुनाव आयोग की बात करेंगे और चुनाव आयोग जिस तरह से बेनकाब हो रहा है, ईवीएम मशीनों का जो फ्रॉड चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, जिस पर चुनाव आयोग पिछले लोकसभा चुनाव और उसके पहले और उसके बाद लगातार ईवीएम मशीनों का चुनाव आयोग बचाव करता रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बिहार में जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के मामले में चुनाव आयोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका इलेक्शन कमीशन को दिया है और आज ही एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है, जिसमें पानीपत में एक पंचायत है बुआना लाखो, वहां पंचायत चुनाव हुआ था 2022 में। वहां ईवीएम मशीनों से मतदान हुआ था और उसमें जो हारे हुए प्रत्याशी थे, हारे हुए प्रत्याशी ने चैलेंज किया चुनाव को, और वो चुनाव वहां की जो जिले की अदालत है, सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, वहां होते हुए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो ईवीएम मशीन है उस पंचायत चुनाव की, उस ईवीएम मशीन को उस समय कोर्ट ने सील कर दिया था। और उसका फायदा ये हुआ ईवीएम मशीन को सील करने का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब ये मशीन खोली गई, उसको खोल करके देखा गया, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी था उस समय जिन्होंने चैलेंज किया था, वो आज जीते हुए घोषित हो गए। तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में ईवीएम मशीनों की जो पैरवी कर रहा है उसके मामले में बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया, एक तरफ से एक्सपोज हो गया। और ये भी कह सकते हैं कि जो झूठ है ईवीएम मशीनों को लेकर कि ईवीएम एक फुल प्रूफ है, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से दोहरी मार मारी है चुनाव आयोग को। और दूसरा जो मुद्दा है, बिहार में पिछले 2 महीने से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिस तरह से मनमाने तरीके से एसआईआर जो मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का काम था, स्पेशल पुनरीक्षण का काम था, जिसको एसआईआर कहा जाता है, उस एसआईआर के मामले में इलेक्शन कमीशन किस तरह से बुलडोजर चला रहा था बिहार में। और सबको पता है कि बिहार में जो बुलडोजर चलाया जा रहा था, वो बुलडोजर बुनियादी तौर पर मतदाताओं के नाम काटने का बुलडोजर था। उसमें नए मतदाताओं को जोड़ने की कहीं कोई बात ही नहीं थी। और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ, ऐसा साफ साफ लग गया है कि केंद्र सरकार, जो भाजपा की केंद्र सरकार है, एनडीए, उस एनडीए के नाम मात्र की है, लेकिन वो भाजपा की केंद्र सरकार है। उसकी पूरी कोशिश है बिहार में इस बार किसी तरह हेरा फेरी करके चुनाव जीतना। पूरी जो प्रक्रिया थी एसआईआर की बिहार में, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई। किस तरह एक हॉल में बैठा करके जो बीएलओज है वो स्टेप लगा रहे थे, वो कर रहे थे, किस तरह से चीजें कर रहे थे, सारी दुनिया ने देखा, सारा खेल दुनिया के सामने उजागर हो गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा यह है कि जो 65 लाख वोटर हटाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को बताया इलेक्शन कमीशन ने, तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो वोटर हटाए गए, आप उनके नाम छापिए, नाम पब्लिक कीजिए। इन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बताएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट आनाकानी करता रहा, नहीं, हम जो नाम हमने हटाए हम उनको बताएंगे नहीं, हम बाध्य नहीं है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की पूरी हेकड़ी निकाल दी और पहली बार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और उनके पहले जो राजीव कुमार थे, ये दोनों ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। हालांकि जो राजीव कुमार महोदय हैं, वो तो सुना है कि विदेश भाग गए हैं, विदेश चले गए, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उनकी तरफ से। लेकिन ज्ञानेश कुमार जरूर कटघरे में खड़े हो गए। और ज्ञानेश कुमार का फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता एज ए चुनाव आयुक्त, तो ज्ञानेश कुमार इस कुर्सी पर नहीं बैठे होते, क्योंकि वो सीधे सीधे तौर पर अमित शाह के स्टाफ पर्सन रहे हैं, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, फिर उनका प्रमोशन हुआ और फिर उनको आउट ऑफ टर्न तमाम मेरिट में, तमाम निष्पक्ष ब्यूरोक्रेट है, वो मेरिट पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए उनका सिलेक्शन करने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून लेकर के आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको जो चयन प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, उसको उसे बाहर कर दिया गया। तो इस समय
पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में चुनाव आयुक्तों का चयन का मामला सौंप दिया। और यहीं से मित्रों, यहीं से शुरुआत हुई कि किस तरह से भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है उसको पथभ्रष्ट करना, उसको सत्ताधारी पार्टी के लिए बैटिंग करने के लिए निर्देश देना, उसके इशारे पर मात्र कुछ हफ्तों पहले बिहार जैसे राज्य में 8 करोड़ वोटों का 2 महीने के अंदर उनका पुनरीक्षण करना, नई मतदाता सूची बनाना। इस लिहाज से, और इसमें 2-3 पेज बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया कि बड़े पैमाने पर बिहार में फेक वोटर है। उसके बीजेपी के जो मंत्री हैं, अभी सरकार में मंत्री थे और अभी उसके बीजेपी के सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं, वो उनसे कहलवाया भाजपा ने, सरकार ने, क्या आप ये कहिए कि बिहार में फेक वोटर है। तो फेक वोटर है तो सवाल है कि फेक वोटर किसने बनाया। फिर ये कहा गया कि ये तो बर्मा, नेपाल और बांग्लादेशी वोटर है। तो सवाल ये कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर बांग्लादेशी विदेशी वोटर मतदाता सूची में है तो इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है। और मतदाता सूची बनाने का काम होम मिनिस्ट्री का है। तो ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता है कि मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम क्या है। तो आज मित्रों, आज राष्ट्रपति जी ने 15 अगस्त के कल के लिए 15 अगस्त से पहले पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया और अपने संबोधन में उन्होंने 2 बातों को पूरी तरह लगता है नजरअंदाज किया कि क्या भारत में जो व्यवस्था है वो क्या संविधान के हिसाब से चल रही है। और ये दूसरी बात है कि एक पॉलिटिकल, राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक सभ्यता का कोई स्थान है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों चीजों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई है। तो एक बड़ा चिंता की बात है देशवासियों के लिए कि राष्ट्रपति महोदय जिनके भाषण को कैबिनेट तैयार करती है और वो कैबिनेट, वो प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिस ढंग से चलाई जाएगी उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो एक बड़ी चिंता की बात है भारतवासियों के लिए। और दूसरी बात है कि बिहार में जो आज झटका लगा है 15 अगस्त के पहले, एक दिन पहले, वो मुझे लग रहा है कि उसके दूरगामी परिणाम बिहार में होने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि निर्धारित जो समय सीमा है 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ऐसी दशा में बिहार में जो संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने मंगलवार तक, चुनाव आयोग ने अगर मंगलवार तक 65 लाख लोगों के जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं, अगर उनके नाम पब्लिश नहीं किए, वेबसाइट पर नहीं डाले आने वाले कुछ दिनों में, तो क्या होगा कि ये और इसमें विलंब होगा। ऐसी दशा में समय पर जो चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होना है, सीधी सी बात है कि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान तो अभी होना है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाना है। और उसके पहले एक हफ्ते पहले जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करने की तैयारी करेंगे। तो ऐसी दशा में इतना टाइट हो गया है, इतना सीमित हो गया समय कि ऐसी दशा में जिन लोगों के मतदाता सूचियों में नाम हटाए गए हैं, किन्हीं कारणों से, वो कारण एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जैसा कि अगर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, कारण नहीं बताया और उसमें हीला हवाले की, तो निश्चित रूप से जो फाइनल रोल जो मतदाता सूचियों के पब्लिकेशन, प्रकाशन का काम है वो खटाई में पड़ सकता है। और जब मतदाता सूचियों का काम लंबित रहेगा, वो समय पर पूरा नहीं होगा, तो पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, जो कम से कम 30-35 दिन तक जाती है, वो अगर नहीं होगा तो जो 22 नवंबर को विधानसभा का गठन होना है बिहार में, वो गठन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लगता है कि एक संवैधानिक संकट की तरफ बिहार बढ़ सकता है। और जब संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके पहले लगाना पड़े, क्योंकि अगर आप चुनाव की प्रक्रिया के बीच में तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो संवैधानिक संकट है, इसके लिए देश में जो संवैधानिक संकट आया, इसमें केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री और भारत का चुनाव आयोग, ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन दोनों की जो मिली भगत है, इन दोनों का जो आपस में गठबंधन है, वो गठबंधन सीधे सीधे बिहार में मतदान को, चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए था। और आज ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लग रहा है कि एक किस्म से चुनाव आयोग ही नहीं, केंद्र सरकार को भी
करारा झटका लगा है। देखना है कि आने वाले दिनों में चीजें किस तरह से करवट लेती हैं। कल आपको दूसरे एपिसोड में और ज्यादा जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।